दवा और डॉक्टर के? बिल्कुल। तो इसका उत्तर क्या है? जी बिल्कुल। हमको स्वस्थ रहने के लिए डॉक्टर की या केमिकल से युक्त जो दवाई है इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये बात मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूँ ये बात मैं अपने जीवन में धारण की है। पिछले 2011 से अब तक मुझे जो है एलोपैथिक दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मेरा एक छोटा बेटा है, 2 साल का होने वाला है। उसकी माताजी को कभी कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा जब वो पेट में गर्भ में था। और उसके बाद जो टीकाकरण होते हैं बच्चों को, उसको कुछ नहीं मिला, कोई दवा अभी तक। वो बीमार तो पड़ता है, जैसे मौसम चेंज होता है, सर्दी जुकाम बुखार वगैरह हो जाता है, लेकिन घर से ही उसका इलाज हम कर लेते हैं। और ऐसे हमारे संपर्क में या इस तरह का जीवन यापन करने वाले बहुत से लोग हैं जो इस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। और ऐसे बच्चे जिनको एक भी टीकाकरण नहीं हुआ है, जो जन्म से लेकर के जो बच्चों को टीके लगने शुरू हो जाते हैं, जैसे ही जन्म होता है उसी दिन एक टीका लगता है बच्चे को, बस वहीं से खेल खराब हो जाता है। तो आज कुछ छोटी मोटी चर्चा स्वास्थ्य को लेकर के करेंगे, क्योंकि हर घर का बहुत बड़ा जो बजट है वो आज इसके ऊपर लग रहा है, स्वास्थ्य के ऊपर। और स्वास्थ्य जो होना स्वाभाविक है प्रकृति में, इसके लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ता, और वो भी भारत जैसे देश में। तो क्योंकि इसकी विशेषता है तो इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले भगवान का स्मरण करेंगे। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद। अपने अंतरात्मा से उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कि वो हमको शक्ति प्रदान करे, हमको अच्छाई प्रदान करे और हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। हमारे अंदर से दोष दुर्गुण कसाय कलमश वो बाहर निकलें और हम खाली हों, क्योंकि खाली बर्तन ही या खाली बर्तन में ही कुछ अंदर डाला जा सकता है, उसके अंदर भरा जा सकता है। अगर हम पहले से ही भरे हुए बैठे रहेंगे तो फिर उसमें कुछ अंदर नहीं डाला जा सकेगा, या अगर कुछ डाला भी जाएगा तो वो बाहर निकल जाएगा, उसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी। इन्हीं भाव के साथ एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लंबी गहरी सांस लेंगे, दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे और अपने आंखों से स्पर्श करेंगे। अब आज की बात शुरू करते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए हमको कोई ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बुजुर्ग आपके भी बीच हैं, आप जो ज़्यादातर गांव से रहने वाले हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, उनको पता है कि 100-100 वर्ष के लोग हमारी आंखों के सामने जीवित हैं, बिना किसी रोग के, बिना किसी दवा के। तो हमको ऐसा बताया जाता है कि चिकित्सा सुविधाएं जब तक नहीं थी तो तब हम कैसे रहते होंगे, उसकी कल्पना हम आज के समय को देख करके करते हैं, पिछले समय को ऐसा। और फिर ये अनुमान लगा लेते हैं आज की पीढ़ी के लोग या जो डॉक्टर होते हैं कि पहले स्थिति भयावह होगी शायद, कि भाई इलाज के लिए डॉक्टर नहीं, टेस्टिंग करने के लिए कोई मशीनरी का आविष्कार नहीं, तो वो कैसे करते होंगे। मतलब कि ऐसा एक पिक्चर बनती है दिमाग में, और ऐसा हमको महसूस होता है कि वो तो फिर मतलब क्या कहूँ मैं आपको कि किस तरह का जीवन जीते होंगे। जबकि हम प्रत्यक्ष आंखों से देखते हैं तो स्थिति कुछ और है। देखते हैं कि 100-100 साल के लोग हैं, वो जी रहे हैं, उनको बीमारी नहीं है। मेरे दादाजी पिछले 2 वर्ष पहले उनकी मृत्यु हुई, शरीर पूरा हुआ तो वो 100 वर्ष के होकर के मरे हैं, कोई बीमारी उनको थी नहीं। अभी मेरे दादी जी है, वो लगभग 85-90 के आसपास है, कोई बीमारी उनको नहीं है। तो वो क्या रहा होगा। तो इस पर मैं अपनी बात तो क्या कहूँगा, राजीव भाई ने बहुत इस पर रिसर्च किया है। उन्होंने कई वर्ष लगाए इसको खोजने में कि बिना दवा के कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। तो फिर वो एक नतीजे पर पहुंचे। उन्होंने एक पुस्तक का जिक्र बार बार अपने व्याख्यानों में किया है, उसका नाम है अष्टांग हृदयम। अष्टांग हृदयम
जो है महर्षि चरक का नाम आप सबने सुना होगा। महर्षि चरक आयुर्वेद के बड़े ज्ञाता, बड़े पंडित रहे हैं। उनके शिष्य थे महर्षि वाग्भट, और वाग्भट चरक जी का जो काम था वो था कि वो औषधि से कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं, इसकी खोज और उसका पूरा एप्लीकेशन, उसके गुण और धर्म का उन्होंने संकलन किया और एक ग्रंथ तैयार किया जिसको चरक संहिता के नाम से जानते हैं। लेकिन उनके जो शिष्य थे महर्षि वाग्भट जी, उन्होंने जो काम किया वो किया कि ऐसे कौन से नियम हैं या ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे बिना दवा के अगर हम अपने जीवन में पालन कर लें तो कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। ये उन्होंने रिसर्च किया और एक एक सूत्र पर 50 अलग लोगों पर प्रयोग किए। उसके बाद उनको अपनी पुस्तक में लिखा जिसका नाम अष्टांग हृदयम है। उसमें ऋतुचर्या, दिनचर्या और आपके जीवन जीने की कला पूरी उन्होंने लिखी है। उनमें से ही कुछ सूत्र, वैसे तो 7000 सूत्र हैं उसके अंदर, लेकिन उसमें से भी अगर आप 10 सूत्र पालन कर लेंगे अपने जीवन में तो ये पूरी गारंटी है कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे, और पड़ेंगे तो घर से ही आपका इलाज हो जाएगा। ठीक है जी, तो उन सूत्रों पर चर्चा करते हैं। पहला सूत्र क्या है, उन्होंने लिखा है कि दिनचर्या में पानी के संबंध में उन्होंने कुछ सूत्र लिखे हैं। जैसे पहला है उसमें कि आप सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए पानी पिएं। कितना पानी पिएं? वो बोलते हैं कि भाई अपनी वैसे तो इच्छा अनुसार पानी पिएं, लेकिन लगभग 700 ml पानी आपको पीना चाहिए। किसी का शरीर ज़्यादा की डिमांड करता है तो वो ज़्यादा भी पी सकता है, और कुछ को आदत नहीं है तो वो कम से शुरू कर सकते हैं। फिर वो लिखते हैं कि भाई उसमें होगा क्या। अभी योग वाले भी इसको बताते हैं। अभी जापान ने इसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करके सूत्र के ऊपर रिसर्च किया, तो वही बात वो कह रहे हैं जापान के वैज्ञानिक भी कि भाई इसको अगर आप पालन करोगे तो बहुत सी बीमारियों से बच जाओगे। इसमें क्या होता है कि रात भर आप जब खाना खा के सोते हैं तो मेटाबॉलिज्म मतलब चयापचय क्रिया जो शरीर के अंदर चलती है ऑटोमेटिक, उसके बाद आपके बॉडी में मुंह में जो सलाइवा बनता है, मुंह में जो लार बनती है, आज के आधुनिक विज्ञान में क्या करते हैं हम लोग, टीवी में, फिल्मों में जब कोई सीन दिखाया जाता है तो वो दिखाया जाता है कि हीरो है या हीरोइन है, वो फट से बिस्तर से उठी और ब्रश लेकर के दौड़ी। वो जानबूझकर दिखाया जाता है ऐसा। क्यों? क्योंकि आपकी जो दिनचर्या है, अभी डॉक्टर साहब सेशन लेंगे शायद उसमें बात करें कि हम जो जीवन यापन कर रहे हैं या हम जो जीवन में बातें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो हम नहीं कर रहे हैं, हमको मजबूर किया जा रहा है कहीं से। आप कैसा बिहेव करोगे, क्या खाओगे, क्या पहनोगे, वो आप जो है वो कहीं और से इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है जी, तो वो ऐसा दिखाएंगे और वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद जब ऐसी घटना होगी तो तुरंत आपका बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी। इस बात की उनको जानकारी है, तो उसी तरीके से वो डिजाइन करते हैं। तो जैसे ही आप सुबह का जो लार है वो जाना तो चाहिए अंदर, और अगर वो आपके अंदर नहीं गया तो क्या दिक्कत होगी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है पेट के अंदर, HCl, और वो नेचुरल बनता है क्योंकि खाने को पचाना है। अगर वो नहीं बनेगा तो खाना आपका पचेगा नहीं। और HCl वही HCl है जो बाहर मिलता है मार्केट में, वो उतना ही खतरनाक है पेट का भी जितना बाहर का है। अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एल्केलाइन चीज चाहिए। तो दुनिया में सबसे ज्यादा एल्केलाइन चीज आपके मुंह में जो बनने वाली लार है वो है, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्षारीय। अगर आप, और पानी भी एल्केलाइन होता है, पानी का pH आप जानते हैं 7 के लगभग है, तो 7 या 7.5 की जो चीज होती है वो एल्केलाइन होती है नेचर में। आप जैसे ही मुंह में घूट घूट भर के पानी पिएंगे सुबह का पानी, तो पूरी की पूरी लार आपके शरीर में जाएगी और वो HCl को, जो एसिड बना है, उसको तो शांत करेगी ही करेगी, आपके पेट का शोधन भी करेगी। आपको जो है कब्ज की, गैस की, एसिडिटी की ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। और अगर आपने इसके उलट बिहेव किया, आप मान लो ये पालन नहीं किया, तो आजकल क्या है, बैड टी पीने का रिवाज आ गया है भारत में। आपने चाय पी, तो चाय क्या है, चाय की पत्ती और उसमें चीनी, ज्यादातर लोग उसको डालते हैं, तो वो बन जाता है एक ऐसा पेय जो एसिडिक होता है, एसिडिक इन नेचर। पहले से आपके शरीर में एसिड, आपने चाय पी तो चाय भी एसिडिक, तो और एसिडिक आपका शरीर हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद आपको पहले गैस की समस्या होगी, फिर आपको धीरे 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 कब्ज की समस्या बनेगी, फिर आपको धीरे 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 अल्सर बनना शुरू हो जाएगा अगर ज्यादा हो गया तो। और यही रोग, जिसको गैस और एसिड की समस्या ज्यादा बनती हो,
वो कैंसर सेल की फेवरेबल कंडीशन है शरीर में पनपने के लिए। हम सबके शरीर में कैंसर सेल एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? कैंसर सेल उनको बोला जाता है जो सेल की एनर्जी या जो आपने ज्यादा खा लिया तो उसको क्या करे शरीर, तो वो सेल्स में स्टोर रहती है और फिर शरीर उपवास के समय में उन सेल्स को तोड़ करके उस एनर्जी को यूज कर लेता है। यही कहानी उपवास के पीछे की है हमारे देश में करने की, कि अगर आप खाली पेट रहेंगे, नींबू पानी या पानी पिएंगे, तो वो एनर्जी जो स्टोर्ड हुई है आपके शरीर में वो यूज होती रहेगी समय समय पर। इसलिए ये परंपरा लाई गई। ये कोई और धार्मिक महत्व अलग है, वो भी महत्व है, वो जो धार्मिक पक्ष उसका बताते हैं वो भी काम करता है, उसका अलग विज्ञान है। लेकिन अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये भी काम, ये उसका महत्व उसके पीछे का ये है। तो इस एक नियम का पालन करने से आप बहुत से रोगों से छुटकारा पा जाओगे, अगर इसको आप जीवन में धारण करते हो तो। चाय को बंद करें, सुबह बिना कुल्ला किए पानी पिएं, और ये जो मुंह की लार है और क्या कर सकती है, ये बेहतरीन, मैंने आपको कहा एल्कलाइन है और इसके अंदर 18 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। जब इसको लेबोरेटरी CRDI में टेस्ट किया गया मनुष्य के मुंह की लार को, तो इसके अंदर 18 सूक्ष्म पोषक तत्व भी है। इसमें आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीज है, सल्फर है, एफ और जो इस तरह के जिंक है, कोबाल्ट है, 18 सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो आप खरीद के खाना चाहते हो बाहर से, जिसको कैल्शियम की मल्टीविटामिन की टैबलेट आजकल चलती हैं, वो उसको आपका शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी जो शरीर है वो बना हुआ है पंच महाभूत से। ह्यूमन बॉडी जो है वो पंच महाभूत से बनी है। पंच महाभूत का अर्थ है पृथ्वी, गगन, वायु, अग्नि, नीर। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, अगर इनका पहला पहला अक्षर आप ले लोगे तो वो बन जाएगा भगवान। ठीक है जी? तो भगवान मतलब ये जो सृष्टि जिन तत्वों से बनी है उनको हमने भगवान कहा, और उनसे ही हमारा शरीर बना है। अगर उनसे बना हुआ कुछ चीज आपके अंदर जाएगा तो उसको हम बोलेंगे सजातीय। सजातीय मतलब कि वो इस सृष्टि का है, तो वो शरीर के लिए कोई दिक्कत नहीं है उसको। इसलिए हमारे देश में आपने याद होगा तो लोग किलो किलो भी मीठा खा जाते थे। हमारे यहाँ तो क्षेत्र में अभी भी ऐसे लोग हैं जो 1-1 किलो खा जाते थे। क्यों? क्योंकि वहां जो मीठा बनता था वो खांड बनती थी, शक्कर बनती थी, गुड़ बनता था। वो चीनी का कोई प्रिपरेशन या चीनी का कोई पदार्थ 1970 से पहले तक, मतलब कोई इक्का दुक्का हो तो मैं नहीं कह सकता, भारत में बनता ही नहीं था। तो वो सब क्या है, क्योंकि चीनी बनने में 23 प्रकार के केमिकल इस्तेमाल होते हैं। वो सारे वो केमिकल हैं जो आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, एक ऑर्गेनिक केमिकल होते हैं, एक इनऑर्गेनिक केमिकल होते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिकल जो होते हैं, जो ऐसे केमिकल जो मानव निर्मित हैं रसायन से, केमिकल से, वो आपकी बॉडी उसको अपोज करती है। ठीक है जी? इसलिए उनका नुकसान होता है। ये आधुनिक विज्ञान वाले पूरा जोर लगा लिया इन्होंने कि ये दवा दे दो, फलाना दे दो, ढिमका दे दो। कि साइड इफेक्ट क्यों आते हैं? क्योंकि ह्यूमन बॉडी का एक ही सिद्धांत है, वो पंच महाभूतों से बना है। उससे बाहर की कोई चीज इसके अंदर जाएगी तो वो उसको अपोज करना उसका स्वाभाविक है, वो बना ही नहीं है उस हिसाब से। तो इसलिए अगर आप इस एक नियम का पालन करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव होता आप खुद देखेंगे। मैं पिछले 2011 से लगभग पालन करता हूं। हमारे घर में सुबह जैसे लोगों के घरों में चाय बनती है, ऐसे ही हमारे यहाँ एक पतीला पानी का गर्म होता है, पीतल के, उसमें पानी का पतीला गर्म करते हैं, सब पीते हैं, छोटा बच्चा बड़े सब। सुबह पानी से शुरू करते हैं हम लोग। तो उसमें मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं, सोनू भी यहाँ बैठा है, और भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं पूरे देश में, आपको अगर पता लगेगा तो हमारा मेडिकल का खर्च 0 है। मतलब कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। और फिर मैं खुद मैंने इसमें पढ़ाई की, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक में चिकित्सा करता हूं, तो डॉक्टर की हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो आप देखो आज के समय में सबसे बड़ा तो खर्च डॉक्टर का ही है। और आदमी को शास्त्र ने कहा है जीवेम शरदे सतम, आप 100 वर्ष की आयु तक जिए, ये शास्त्र का नारा है। उसका पालन भी अगर आप नियमों का पालन करेंगे तो उसका पालन हो जाएगा। और इसमें शास्त्र में एक बहुत सुंदर बात लिखी गई है। वो क्या लिखी गई है कि शरीर कोई मशीन नहीं है, नियमों द्वारा संचालित प्रकृति की एक रचना है। तो अगर आप इस परिभाषा को याद रखें, शरीर कोई मशीन नहीं है, नियमों द्वारा संचालित है ये।
जैसे पेट्रोल डीजल या इलेक्ट्रिसिटी से मशीन चलती है, ऐसे ही ये जो शरीर रूपी मशीन है ये नियमों द्वारा संचालित है। नियम क्यों बने हैं? नियम बने हैं प्रकृति का जो सिस्टम है उसको ऑब्जर्व करने के बाद कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर, तब इन नियमों की रचना हुई है। तो एक नियम तो अगर आप ये पालन करें अपने जीवन में, आज से ही संकल्प ले लें, तो आप चमत्कारिक परिवर्तन होता हुआ देखेंगे। दूसरा नियम वाग्भट जी लिखते हैं, अभी 4 नियम हम पानी पे ही बात करेंगे, तो दूसरा पानी के संबंधित नियम उन्होंने बताया है कि आप जब भी पानी पिए तो हमेशा घूट घूट कर पिए और बैठ कर पिए। ठीक है जी। और आप देखते होंगे कोई बुजुर्ग व्यक्ति होगा अगर आपके गांव में, तो वो हमेशा बैठकर ही पानी पीते थे। और पानी पीने का जो तरीका हमारा था वो ऐसे था, कोई बर्तन में लिया और ऐसे ओक से पानी पीते थे। वो इसलिए पीते थे कि पानी घूट घूट कर ही जाए, पानी घूट घूट कर जाए। वो कारण क्या कि मुंह का जो सलाइवा है वो घर घूट के साथ आपके मुंह उस पानी में मिले, वो आपके अंदर जाए, आपका HCl न्यूट्रल हो, पेट आपका सही रहे, ये नियम। दूसरा, अगर आप खड़े होकर पानी पिएंगे बार बार तो पानी डायरेक्ट जाएगा आपके शरीर में। जैसे ही आप ऊपर से टोटी से डालते हैं पानी, तो पत्थर भी हो जाए तो वहां पर भी कुछ समय के बाद गड्ढा हो जाता है। तो ऐसे ही वो ज्यादा फोर्स के साथ अगर आपके शरीर में गया तो पेट की जो लेयर है उसको वो डिस्टर्ब करना शुरू करता है लंबे समय के बाद। उससे फिर आपको जो है जो टेस्टिस होते हैं पुरुष में, उसमें दिक्कत आना शुरू होता है और घुटनों में भी उसके माध्यम से दिक्कत आना शुरू होता है। तो वो कर रहे थे नियमों का पालन गांव वाले, तो कहीं से उन्होंने पता किया होगा, भाई कोई व्यवस्था रही होगी जो वो जानकारी उन तक पहुंची। तो ये व्यवस्था शिक्षण पद्धति से आई थी भारत की, जिस पर हम कल बात कर रहे थे कि भारत में ये जो ज्ञान विज्ञान रहा है ये आया है शिक्षण पद्धति से। शिक्षण पद्धति उस समय समाज का विषय होती थी, ना कि शासन का। और जब भी शिक्षण पद्धति समाज का विषय होगी तो फिर वो समाज को क्या जरूरत है इसके हिसाब से अपने नियम और अपना सिलेबस बनाएगी कि भाई राजस्थान के इस एरिया में किस चीज की आबो हवा है, कैसी प्रकृति है, उसके हिसाब से ही वहाँ का खान पान, वहाँ की भाषा, वहाँ की भूषा मतलब आपके वस्त्रों का पहनना, और वहाँ का जो भेषज है, और वहाँ का भोजन है, और वहाँ का भजन है, भजन मतलब संगीत वो वगैरह, वो वहाँ के हिसाब से तय होता था। आप देखते हो आपकी भाषा भी अलग है। वो जो कहावत है हमारे यहाँ की, इतने कोस पर बदले पानी और इतने कोस पर वाणी, वो ऐसे नहीं बनी है। उनके पीछे बहुत लंबे समय की जो रिसर्चर होते हैं, जिनको ऋषि कहते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन है प्रकृति की, तब जाकर वो बने हैं। तो दूसरा नियम ये आप धारण करेंगे तो आपका जीवन स्मूथली चलना शुरू हो जाएगा। तीसरा एक नियम है जिस पर वाग्भट जी कहते हैं कि पानी हमेशा भोजन के 1.5 घंटे के बाद ही पिए। पानी हमेशा भोजन के 1.5 घंटे के बाद पिए। अभी एक प्रचलन हमारे यहाँ समाज में आ गया है कि हम पानी गटागट खाना खाने के समय भी, खाना खाने के बाद भी तुरंत पी लेते हैं। उससे क्या नुकसान है? जैसे ही आपने पानी को पिया तो भोजन पचाने के लिए शरीर में जो ऊपर का स्थान है, जिसको एपिगेस्ट्रियम कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में या संस्कृत में उसको जठर कहते हैं, वो उसमें ऐसे ही अग्नि प्रज्वलित होती है, मतलब पाचक रस निकलते हैं। जैसे आप गैस पर या चूल्हे पर रोटी बनाएं तो वहां अग्नि जलाई और वो पक गई, ठीक है जी। ऐसे ही आपके शरीर में जो जठर वाला क्षेत्र है उसमें अग्नि का प्रज्वलन होता है और वो पचाने के लिए जरूरी होता है शरीर के लिए। अगर आपने पानी पी लिया खाना खाने के तुरंत बाद, तो वो अग्नि जो है या जो पाचक रस है वो खाने में मिल नहीं पाएंगे, तो खाना का निर्धारित समय जो है वो पच नहीं पाएगा अपने समय में, और जब वो पचेगा नहीं तो फिर सड़ेगा, और सड़ने के बाद 103 रोग वाग्भट जी लिखते हैं कि वो उत्पन्न करेगा आपके अंदर। पहला क्या, आप कहीं कचरा इकट्ठा कर देंगे तो वहाँ सड़न होगी, सड़ने से वहाँ बदबू फैलेगी, मतलब गैस बनेगी, आपके शरीर में एसिडिटी की समस्या बनेगी, फिर वही कब्जियत में बदल जाएगी। कुछ समय के बाद आपको कब्ज रहना शुरू हो जाएगा, और कब्ज रहना शुरू हो जाएगा कुछ समय के बाद फिर आपको जो है अल्सर, आपको जो है बवासीर, आपको तरह तरह के रोग, फिर लास्ट में वो कहते हैं कि ये कैंसर का कारण बन जाएगा आपका लंबे समय के बाद, आपने अगर इस एक नियम का पालन अपने जीवन में नहीं किया।
अगर अभी क्या हो रहा है कि शहर में जो लोग हैं उनको तो दिक्कत आ ही रही है, खैर उनका तो जीवन पूरी तरह से दवा पे निर्भर हो गया है आज के समय में, लेकिन गांव में जो लोग हैं वो मेहनत बहुत करते हैं। तो अगर उनसे, उनके लिए वाग्भट जी लिखते हैं कि अगर उनसे कोई नियम टूट भी जाए तो वो शरीर श्रम इतना ज्यादा करते हैं कि उनको कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि वो जो आपके फॉरेन मैटर हैं, जिनको विजातीय तत्व कहते हैं या जिनको कचरा आप बोलते हो, अगर वो उनके खून में इकट्ठा हो गया तो पसीने के माध्यम से निकलता रहता है उनका। तो उनके लिए थोड़ी सी दिनचर्या उन्होंने अलग बताई है वाग्भट जी ने। जो आम जीवन यापन करते हैं उनके लिए ये दिनचर्या उन्होंने बोली है। तो तीसरा 3 नियम पानी के हो गए। चौथा नियम, अब फिर वो, हाँ एक और वो बात इसमें ही कहते हैं कि खाना खाने से पहले अगर पानी पीना हो तो 45 मिनट पहले खाना खाने से, और खाना खाने के बाद अगर पानी पीना है तो लगभग 1.5 घंटा। अब जब आप, चूंकि आप यहाँ राजस्थान में रहते हो तो यहाँ मौसम हमेशा सूर्य का प्रकाश तेज है, तो यहाँ आप उसको लगभग 1 घंटा मान के चल सकते हो। हाँ जी, हाँ हाँ, ठीक बात। शरीर को अगर आपको प्यास लग रही है खाना खाने के बाद या खाना अटक गया खाना खाने के बीच में, तो उसमें वो कहते हैं कि भाई आप जो है पानी पी सकते हैं, लेकिन प्लेन पानी नहीं पी सकते। पानी को फिर आपको रूपांतरित करना पड़ेगा। कैसे? या तो आप उसमें नींबू निचोड़ लो। पानी का अपना कोई गुण नहीं है, उसमें जो वस्तु को मिला दिया जाता है उसका ही वो गुण धारण कर लेती है। तो फिर वो नींबू पानी हो गया, वो पी सकते हो। नारियल पानी पी सकते हो आप जूस पी सकते हो। वो कहते हैं कि जूस भी पी सकते हो आप छाछ पी सकते हो, आप दूध पी सकते हो। ये कुछ चीजें उन्होंने बताई है, लेकिन इनका फिर उन्होंने समय बताया है कि अगर आप सुबह का खाना खा रहे हो या नाश्ता कर रहे हो तो सुबह आप अगर फल का रस लेंगे, किसी भी फल का, तो वो ज्यादा अच्छा। दोपहर में वो कहते हैं कि छाछ, लस्सी आप लेंगे तो वो बहुत बढ़िया काम करेगा, और रात को दूध। इसके बारे में वो फिर बताते हैं कि भाई ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि सुबह के समय में आपके शरीर में फलों को पचने के लिए जिन एंजाइम्स की, जिन पाचक रसों की जरूरत पड़ती है, वो सुबह के समय शरीर के अंदर ज्यादा रहते हैं। अगर आप उसके साथ काम करना शुरू करोगे तो फिर आपको पचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो स्वाभाविक है, तो वो आपका ऑटोमेटिक पच जाएगा। दोपहर में अगर आप छाछ लेते हैं तो लस्सी को पचाने के लिए पाचक रस शरीर में उस समय निकलते हैं, तो वो उस समय काम करेगा। और दूध को पचाने के लिए जो पाचक रस चाहिए वो सूर्यास्त के बाद ही निकलते हैं शरीर में। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो यही दिनचर्या हमारी रही है। दूध हम रात को ही पीते हैं, लस्सी दोपहर में ही पीते हैं, और फल वगैरह लेते हैं तो सुबह ही लेते हैं। तो जी, अगर पहले फल खा लेंगे तो ज्यादा बढ़िया, नाश्ते से पहले। नहीं तो फिर सुबह नाश्ते के बाद भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है फल में, क्योंकि उसके पाचक एंजाइम्स उस समय है ही हैं, तो वो आपको आराम से आसानी से पच जाएगा। अब इसके विपरीत वो कहते हैं कि अगर आप इसका उल्टा कर दोगे, मान लो किसी भी समय कोई चीज खानी शुरू कर दोगे, तो फिर भी दिक्कत आएगी आपको। मान लो आप खा के देख लो, रात को आप फल खाना शुरू कर दो, 1 हफ्ता खा लो, आप बीमार हो जाओगे। आप सुबह दूध पीना शुरू कर दो, बच्चे को छोड़ करके। जो बच्चा है जिसके 8 साल तक का, जिसको अभी क्या है ना, उसका शरीर दूध पर ही निर्भर है, तो उस पर यह नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि उसके ह्यूमन बॉडी में अभी दूध को पचाने के ही एंजाइम्स बने हैं। जैसे ही वो 8 साल की उम्र से आगे बढ़ेगा, 12 साल के बाद फिर उस पर यह दिनचर्या लागू होगी। आप अगर सुबह दूध पीना शुरू कर दोगे तो आपको दिक्कत होगी, आपको वो भारी करेगा, बहुत देर से पचेगा। आप इसको देखना ध्यान से आप बारीकी से ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको ये दिखेगा। अभी इसलिए नहीं दिखेगा कि हमारी दिनचर्या अस्त व्यस्त होने के कारण बहुत से विषाक्त तत्व हमारी बॉडी में, हमारे खून में पड़े हुए हैं, तो शरीर उनका आदी हो गया है। ऐसा कहा जाता है कि अगर महाभारत काल का व्यक्ति आज के समय को भोजन करेगा तो तुरंत मृत्यु हो जाएगी उसकी, इतना जहरीला हमारा भोजन है। और हम नहीं मर रहे हैं इससे, क्यों? क्योंकि हम धीरे 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 उस स्लो पॉइजन का आदी हमारा शरीर हो गया है। इसलिए मनुष्य की औसत आयु कम हो गई है। कल हम बात कर रहे थे ना कि औसत आयु घट गई है, वो इसीलिए घट गई है क्योंकि शरीर की जो नेचुरल टेंडेंसी है, वो आपका हार्ट जो है वो 200-400 साल तक भी पंप करने की ताकत रखता है। हार्ट हमारा,
कोई ऑर्गन ऐसा नहीं है जो 100 साल से कम चल सकता हो, 200 साल, हड्डी कभी गलती ही नहीं। आपने देखा होगा इतना जबरदस्त प्रकृति ने इसकी संरचना की है। और इस सृष्टि के अंदर ये जो बदलाव हुआ है भाई, आपने जो बदलाव किए हैं मानवीकृत, वो सब पर तो लागू, सब के लिए हुए हैं ना। लेकिन जो भी सृष्टि में जीव है, इसमें किसी की भी औसत आयु घटी नहीं है, चाहे वो बैल हो, भैंस हो, गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, हाथी हो, सांप हो, आपका हिरण हो, कोई भी हो, उसकी औसत आयु जो पहले थी आज भी वही है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति पे निर्भर है। जो प्रकृति के साथ जीवन यापन कर रहा है वो अब प्रकृति की जो रचना है उसमें फिट बैठ रहा है, इसलिए वो बीमार नहीं पड़ता है। आप कुत्ते को भी देखोगे तो कुत्ता जो आवारा जिसको आप बोलते हो, मतलब कि जो स्वच्छंद विचरण करने के लिए घूम रहा है, वो कभी बीमार नहीं पड़ता है। और अगर पड़ता है तो वो उसको पता है कि मुझको क्या इलाज करना है। आप उसको चोट लग जाए, मैं अभी लार के विषय में कुछ बता रहा था, आपको अगर चोट लग जाए तो कुत्ता क्या करता है, वो लार से चाट लेता है उस जगह को। क्यों ठीक हो जाता है? मैंने आपको कहा उसके अंदर 18 पोषक तत्व हैं, उसके अंदर भी है, उसकी जो लार है, मनुष्य की लार है उसमें भी है, गाय भैंस जो है वो भी लार से चाटते हैं, तो वो उससे ठीक होता है। एल्केलाइन है नेचर में। तो हमने इस पर प्रयोग करके देखा है। आंख के अंदर आप लार लगा सकते हैं। आंख में अगर आपको कंजक्टिवाइटिस हो गया, आंख की कोई बीमारी हो गई, आपको चश्मा लगा हुआ है, आप दिनचर्या का सही पालन करते हैं और फिर आप अगर आंख में लार को लगाएं, सुबह उठते ही आपने ऐसे लिया और आंख के अंदर लगाया, सुबह उठते ही, सुबह की लार ही सबसे बढ़िया मानी गई है। सुबह की लार, जो व्यक्ति बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और शराब, मांस का सेवन नहीं करता, उसकी लार की बात हो रही है। उसकी लार ही काम करती है, बाकी की नहीं करती उतना काम। तो वो लगाएगा तो आप देखोगे थोड़ा समय लगेगा, 5-6 महीने में आपका चश्मा का नंबर घट जाएगा। ये हो सकता है 0 हो जाए, आपके आंखें बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। आपका घाव है वो ठीक हो सकता है, चेहरे पर दाग के निशान है वो इससे ठीक हो सकते हैं, क्योंकि एल्केलाइन है नेचर में, 18 पोषक तत्व हैं इसके अंदर, जिसकी कमी होगी वो पूर्ति हो जाएगी। आपका आग से जला हुआ निशान इससे मिटता है। ये मेरा हाथ आग से जल गया था, पूरा बहुत भयंकर जल गया था, तो इसको मैंने होम्योपैथिक दवा लगाई तो आधा निशान मिट गया, आधा निशान मिट गया, लेकिन आधा रह गया और वो परमानेंट के लिए रह गया था इस पे। फिर मैंने इस पे लार लगानी शुरू की, 6-7 महीने तक इसमें कोई अंतर नहीं पड़ा, बिल्कुल एज इट इज रहा। मैं लगाता रहा। 7-8 महीने के बाद मैंने इसमें देखा कि इसके अंदर जैसी त्वचा का कलर होता है ऐसे धब्बे बनने शुरू हुए जहां वो निशान था। फिर वे धब्बे बड़े होते चले गए, ऐसे धीरे धीरे आपस में मिलते चले गए, और आज जो है ये पूरी तरह नॉर्मल है। इसको मुझे लगाया 2 साल से ऊपर लगे इसको करने में। तो आप सोच के देखो, आपकी त्वचा की स्किन को जो ऊपर की, क्योंकि जलने से क्या होता है, आपके शरीर में हमारे कई लेयर हैं स्किन की, वो तीनों लेयर अगर जल जाए तो बनती नहीं है। उसको बनाने की ताकत इस लार के अंदर है, कोई दवा नहीं कर सकती जी। न्यूट्रेंट हाँ, जो आपने भोजन किया है और जो, इसलिए तो मैंने कहा ना आपसे पहले कि आप अगर दिनचर्या का पालन करते होंगे तो आपकी लार भी उतनी इफेक्टिव बनेगी। आप दिनचर्या का पालन नहीं करते हैं तो लार की भी आपकी क्वालिटी कम होगी, पर फिर भी काम करेगी, वो काम फिर भी करेगी, लंबा समय लगेगा। सफेद दाग है या कुछ भी, इससे आप कर सकते हैं, आप करके देखें, प्रैक्टिकल है पूरा। और आप देख ही रहे हैं कुत्ते को, गाय को, वो अपना घाव इससे ठीक कर ही रहे हैं, कीड़े भी उनको नहीं पड़ते हैं। हाँ, अगर किसी ऐसी जगह उनको घाव हो जाए जहां उनकी लार, जीभ नहीं पहुंच सकती, तब उनको परेशानी होती है या बाहरी किसी इलाज की जरूरत पड़ती है। तो ये एक प्रश्न इन्होंने, आप जो है ना प्रश्न बाद में लिख के यहाँ छोड़ दो, बाद में ले लूंगा मैं इनको प्रश्नों को, क्योंकि फिर क्या है ना, वो नियम पूरे बता नहीं पाऊंगा, तो वो बीच बीच में फ्लो टूट जाएगा, तो कुछ और बातें होती चली जाएंगी। तो ये आप इसको करें। 3 नियम हो गए ना, भोजन के 1.5 घंटे बाद पानी पीना है आपको, और लस्सी दोपहर को पीनी है, जूस या फल सुबह को लेना है, और शाम को, रात को सूर्यास्त के बाद दूध लेना है। बच्चे जो 8 साल तक के हैं वो दूध पी सकते हैं, कोई दिक्कत उनको नहीं है। अब चौथा नियम वो बताते हैं, चौथा नियम वो बताते हैं
कि पानी आप ठंडा पानी कभी ना पिएं। रेफ्रिजरेटर का पानी, बर्फ डाला हुआ पानी आप कभी ना पिएं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है उसका जो स्वाभाविक तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। 37 डिग्री तापमान होता है हमारा ह्यूमन बॉडी का। अगर आपने ठंडा पानी पिया या फ्रिज का पानी पिया तो आप उसको पिएंगे, शरीर के अंदर, शरीर की मजबूरी है, उसको वो अपने तापमान पे लाना पड़ता है। पानी को आपने पी लिया उसको अगर स्वादवश, तो शरीर उसको गर्म करेगा, अपने तापमान पर उसको लाना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, शरीर के अंदर ठंडक पहुंच जाएगी और जब मृत्यु हो जाती है तब ठंडा होता है शरीर, वैसे नहीं होता है। अगर शरीर ठंडा हो जाए तो बहुत चिंताजनक स्थिति पैदा हो जाती है शरीर के अंदर, आपके बहुत से ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं। तो उसको अपने तापमान पे उसको लाना पड़ेगा, और उस तापमान पर लाने के लिए शरीर का ईंधन जो है वो ब्लड है, रक्त है। उस रक्त को फिर वो एक्स्ट्रा चाहिए, उसको जितना सप्लाई हो रहा है दूसरे अंगों में, तो वो क्या करेगा, फिर दूसरे अंगों की सप्लाई को रोक करके ज्यादा मात्रा में ब्लड को पेट में डालेगा कि वो जो आपने ठंडा पानी 20 डिग्री तापमान का या बिल्कुल चिल्ड पानी आपने पी लिया, तो उसको करने के लिए जितना ठंडा पियोगे उतना ही समय उसको लगेगा, यानी उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, और उस एनर्जी को वो अतिरिक्त ब्लड से लेगा, और वो अतिरिक्त ब्लड जो है आपके दूसरे अंगों के काम को बाधित करने के बाद ही उसमें पहुंचेगा। तो फिर उस समय आपको वो दिक्कतें आएंगी। भाई मान लो आपके ब्रेन को उतना जितना मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, आपके पैरों को उतना नहीं मिला, आंखों को उतना नहीं मिला, तो फिर आपको अलग अलग तरह की दिक्कतें आएंगी। ऐसा वाघभट्ट जी लिखते हैं। इसको भी आपको नहीं पीना है। तो वो कहते हैं कि भाई फिर कौन सा पानी पिए, आप ताजा पानी जिसको बोलते हैं, जो नल से निकला हुआ है, या मिट्टी के घड़े में या में जो रखा हुआ पानी है गर्मी के दिनों में, वो आपको पी सकते हैं। मिट्टी के जो बर्तन का पानी है वो लगभग 30 से 32-33 डिग्री सेल्सियस का होता है गर्मी के समय में, वो आप पी सकते हैं, उसको शरीर को ज्यादा दिक्कत नहीं होती। जैसे ही आप 25 डिग्री से नीचे का पानी पीना शुरू कर देते हैं तो फिर दिक्कत आनी शुरू होती है शरीर को। उन्हीं को ज्यादा घुटनों का दर्द होगा, उनको ज्यादा कब्ज की दिक्कत होगी। उन्हीं को आप अगर धूप सर चलकर आए हैं, मतलब आपका तापमान बढ़ा हुआ है, काम करने के बाद आपने पानी पी लिया, तुरंत आपको सरद गर्म बिगड़ेगा, आपको बुखार हो जाएगा। ये आप देख लेना। जैसे ही मौसम बदलता है या पसीने में लोग पानी पी लेते हैं, उनको सर्दी जुकाम वाला बुखार हो जाता है, उनको गला दुखना शुरू हो जाएगा, आपको बुखार होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको अतिरिक्त ठंडक पहुंचा दी है शरीर के अंदर। इसलिए भारत में फ्रिज का आविष्कार नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमको जरूरत नहीं है। तो अगर आप फ्रिज का पानी पी रहे हैं तो आप मौत को बुलावा दे रहे हैं। इसलिए हमारे यहां फ्रिज की जरूरत नहीं थी, हम मिट्टी के बर्तन का पानी पीते थे। अच्छा, मिट्टी के बर्तन की अपनी खासियत है, आप अगर उसमें पानी डालोगे तो कुछ समय के बाद, उसमें पानी डालने के बाद, वो पानी के पीएच को भी न्यूट्रल कर देता है, बैलेंस कर लेता है पानी के पीएच को। चाहे वो किसी भी पीएच का पानी हो, उसके टीडीएस को वो बैलेंस कर लेता है। आपने देखा होगा उसके टेस्ट को वो बदल देता है, और वो पचने में आसान हो जाता है उसका मिट्टी के बर्तन का पानी। तो वो आप पी सकते हैं और ताजा पानी पी सकते हैं। अब वो इसमें एक बात और वाघभट्ट जी कहते हैं कि पानी पीने का बर्तन का भी विशेष महत्व है। ये जो गिलास है ना, गिलास हमने नहीं बनाया है, भारत का गिलास, भारत का बर्तन नहीं है गिलास, क्योंकि बर्तन भी हमारे यहाँ वो पूरे विज्ञान के आधार पर बने हैं। हमारा जो बर्तन है वो लोटा है या कटोरा है। तो आपने देखा होगा तालाब की जो शेप है भारत के, कुएं की जो शेप है वो भी गोल है, तालाब भी गोलाई में है। वो इसलिए है, आप अगर लोटे में पियोगे तो इस पर जो वैज्ञानिकों ने, अब के वैज्ञानिकों ने इस सूत्र पर काम किया है, तो वो ये बताते हैं कि अगर आप वन लीनियर गिलास जो है ना, एक रेखीय है, मतलब वन लीनियर अगर कोई बर्तन का पी रहे हैं तो उस बर्तन में जो चीज रखी जाएगी उसका सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, तो वो आपको पचने देरी से पचेगी। अगर आप लोटे में, जिसकी एक रेखीय नहीं है, वो उसकी शेप ऐसी बनाई गई है, दो लीनियर है वो, है ना, और कटोरा भी है तो वो गोल है, वो भी एक रेखीय नहीं है,
तो उसका सरफेस टेंशन यानी कि उसका जो तनाव है, बर्तन का जो तनाव है, उसमें रखी हुई उस वस्तु का जो तनाव है वो कम होगा और आप उसको आसानी से पचा पाओगे। इतना सूक्ष्म बारीक काम हुआ है आपके स्वास्थ्य के ऊपर भारत के अंदर, ये कहीं नहीं हुआ है। इसलिए दुनिया के वैज्ञानिक हैरान हैं उन बातों को देख करके कि भारत का व्यक्ति, और इस चीज का आसानी से पालन कर रहे थे हम लोग, मतलब कि हमको सोचने की जरूरत नहीं थी और हम इन नियमों का पालन कर रहे थे, वो हमारे दिनचर्या में शामिल था। पीढ़ी दर पीढ़ी वो ज्ञान ट्रांसफर हो रहा था। तो भारत इतने लंबे समय से चला, हजारों साल तक दुनिया की सिरमौर रहा, क्योंकि अगर आप स्वस्थ ही नहीं रहोगे तो फिर काम कैसे कर पाओगे। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है ना, उसका चिंतन भी बढ़िया होता है और उसके काम करने की क्षमता भी ज्यादा होती है। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति हो जिसका पेट अच्छे से साफ होता हो, नींद बढ़िया आती हो, तो आप उसके काम करने को तरीका देखना सबसे अलग मिलेगा। तो वो इस कारण से था, इस पर भी उन्होंने ये बात की है। तो अगर आप इन 4 नियमों का भी पालन करोगे अपने शरीर में, तो 50-60% जो ये फालतू की बीमारी हमको हो गई है, तुरंत आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी इनके बाद। अब आगे वो लिखते हैं नमक के बारे में। तो वो लिखते हैं कि भाई हम जब भी नमक का प्रयोग करें अपने भोजन में, तो वो करें सेंधे नमक का प्रयोग, या जो पहले समय में करते थे वो जो नमक आता था खड़ा नमक, डली वाला नमक, उसका प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि सेंधा नमक जो है ना, या वो जो खड़ा नमक है, ये मानव निर्मित नहीं है, ये प्रकृति ने बनाए हैं। ये लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मिट्टी जो है वो पत्थर से फिर नमक में बदल जाते हैं पहाड़, ऑटोमेटिक वहां के वातावरण की और वो जो मेटाबॉलिज्म है वहां का, उसकी प्रक्रिया के दौरान ये जो भी वहां रासायनिक प्रक्रिया होती है उसके कारण वो हो जाते हैं, वहां बनते हैं पहाड़। सेंधा उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ज्यादातर पहाड़ जो है पाकिस्तान वाले सिंध क्षेत्र में चले गए हैं, इसलिए उसका नाम सेंधा नमक पड़ गया है। आप उसको खाएंगे तो उसका जो टेस्ट हुआ है उसमें 85 माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, 85 से 90 पोषक तत्व, जिसको आप खरीद के खा ही नहीं सकते, और वो आपको मिलेंगे। इसलिए भारत के उपवास में सेंधा नमक ही प्रयोग होता है कि भाई आप भोजन वगैरह नहीं कर रहे हैं तो आपको पोषक तत्वों की कमी ना हो, इसके लिए सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं। इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। यानी कि यहां से आप देखोगे कि भारत के जो परंपरा है, भारत के जो त्योहार हैं, भारत का जो व्यंजन है और भारत में जो बनने वाले त्योहारों पर पकवान हैं, वो सब के सब बहुत गहन शोध के बाद वैज्ञानिक दृष्टि से डिजाइन हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कभी भी कुछ भी खा लो, ये ऐसा नहीं हुआ है। तो सेंधा नमक आप खाइए, डले वाला नमक है वो भी प्राकृतिक है। अब ये जो आयोडीन नमक बनना शुरू हुआ 1930 के बाद से, जब नमक पर टैक्स लगा दिया अंग्रेजों ने, तो फिर गांधी जी ने दांडी मार्च किया और समुद्र से जो नमक बनता है, और समुद्र का पानी है उसको धूप में सुखा लेते हैं, पानी इवोपरेट हो जाता है, उसके अंदर जो नमक वाला पदार्थ है वो बच जाता है। तो वो तब से शुरू हुआ ये नमक जो। और अब इसको कंपनियां क्या करती हैं कि भाई फ्री की चीज को 17 रुपए 20 रुपए किलो में कैसे बेचना है, तो फिर वो इसको एक्स्ट्रा फ्री फॉल के नाम से ऐड आएगा टीवी में। इसको एक्स्ट्रा फ्री फॉल करने के लिए इसको रिफाइंड किया जाता है। रिफाइंड मतलब इसमें फिर वही केमिकल इस्तेमाल होते हैं जो तेल, रिफाइंड तेल बनाने में और चीनी बनाने में इस्तेमाल होते हैं, वही इस नमक को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। फिर ये नमक भी वैसा ही नुकसान करता है जो चीनी वगैरह नुकसान करती है शरीर के अंदर उन केमिकल के कारण। अगर डायरेक्ट समुद्र का नमक आप खा रहे हैं वो उतना नुकसान नहीं करता है, पर उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो 10 के आसपास हैं, इससे ज्यादा नहीं है। तो आपको सेंधा नमक और खड़ा नमक अगर आप खा रहे हैं वो पत्थर वाला, उसमें 80 पोषक तत्व हैं, वो आप खाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक मतलब ये मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको अनायास ही आपके भोजन से मिलता रहेगा। इस चीज का आप ध्यान रखें। एक बात और वाघभट्ट जी कहते हैं कि अगर आप, क्योंकि नमक के सूत्र पर बात चल रही है, तो वो कहते हैं कि अगर आप दूध का कोई आइटम खा रहे हैं, जैसे खीर है या दूध पी रहे हैं, दूध से बना कोई भी प्रिपरेशन आपने बनाया है अपने रसोई घर में, अगर उसको आप खा रहे हैं तो फिर समुद्री नमक का कोई भी आइटम आप नहीं खा सकते। मतलब अगर आपने सब्जी बनाई है और उसमें वो नमक डाला है, पूड़ी के साथ आप सब्जी या रोटी के साथ दाल सब्जी खा रहे हैं, तो फिर आप खीर नहीं खा सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपको त्वचा रोग हो ही जाएंगे।
कुछ उन्होंने एक लिस्ट लिखी है कि भाई जो इसके साथ या उसके साथ उनका कॉम्बिनेशन नहीं है। तो ऐसे ही अगर आप सेंधा नमक या खड़ा नमक खा रहे हैं तो फिर सोचने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति द्वारा निर्मित है, फिर आप दोनों खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगला वो सूत्र लिखते हैं कि तेल जो भी आप खाएं, तेल तो वो रिफाइंड ना हो, शुद्ध तेल खाएं। पहले तो हम जो है वो कच्ची घानी का तेल खाते थे, जो लकड़ी की होती थी, पहले वो बैल से चलती थी, आजकल वो थोड़ा मोटर से चलती है, लेकिन उसका जो आरपीएम है वो कम है, उतना ही रखा गया है जितना पहले बैल से था। अगर आप उसका तेल खाएंगे तो गारंटी है आपको, अगर हार्ट डिजीज भी है तो 6 महीने के अंदर उस तेल खाने मात्र से वो रिवर्स हो जाएगी। आपकी ग्लूकोज को वो दूर कर देगा, आपके घुटने को, वो तेल खाना सिर्फ। अभी डॉक्टर क्या कहता है कि आप तेल का चिकनाई मत खाओ, आप घी बंद कर दो, आपको हार्ट डिजीज है। तो आप अगर उस तेल को खाओगे तो वो आपके हार्ट डिजीज को भी खत्म करेगा, आपके घुटनों के दर्द को भी खत्म करेगा, कोई दिक्कत उससे नहीं होगी। वो औषधि का काम करता है वो तेल, इतना जबरदस्त है। अभी तो और ये जो रिफाइंड तेल है, ये इसी के कारण जितना भी भारत में जो ये हार्ट डिजीज, घुटनों के दर्द, दोनों एक ही बीमारी हैं, ये इस तेल के कारण हुए हैं। और ये जो बाजार का घी आप खाते हैं उसके कारण हुए हैं। आप देसी घी खाइए, गाय का घी अगर आप खाएंगे, देसी गाय मतलब भारत के वातावरण की गाय, वो 30 प्रकार की लगभग वैरायटी भारत में पाई जाती है। अगर उस वैरायटी से में से किसी एक का भी आप घी खाएंगे तो आपको 1 ग्राम भी वो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है, 1 ग्राम भी। ये विदेशी गाय की बात नहीं हो रही है। भैंस का घी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो, क्योंकि पचने में भारी है इसलिए वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। गाय का घी 1 ग्राम भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है, बल्कि वो दवा है उल्टा, गाय का घी जो है। तो इसलिए आप घी और तेल बहुत सावधानी से इस्तेमाल करें। और आजकल तो बाजार में जो है, आजकल क्या 10-20 वर्षों से बाजार में पाम ऑयल के नाम से एक तेल आता है मलेशिया से, वो हर तेल में, हर कंपनी के तेल में उसको मिलाकर बेचना मजबूरी है, क्योंकि इस तरह का नियम बना हुआ है देश के अंदर। अगर वो तेल उसमें नहीं मिलाएंगे, समझौता किया है भारत ने WTO एग्रीमेंट आने के बाद, तो वो बेच ही नहीं सकती कोई कंपनी। तो वो पाम ऑयल मिला हुआ ही है, किसी भी कंपनी का आप तेल ले लोगे तो तेल, पाम ऑयल आपके शरीर में पच नहीं सकता, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए वहां बनता है मलेशिया में, और सस्ता होने के कारण भारत के मार्केट में इंपोर्ट हो जाता है, फिर आपको बेच दिया जाता है, और आप उस तेल को खा करके घुटनों के दर्द का शिकार हो रहे हैं, हार्ट डिजीज का शिकार हो रहे हैं, बहुत सी बीमारियां आपको हो रही हैं। तो आप तेल बहुत सावधानी से प्रयोग करें। तेल सबसे खतरनाक तेल है। और घी बाजार में आप देख ही रही हो, आप अपने घर पे घी बनाएंगे, लगभग गाय का घी बनाएंगे तो 25 से 30 लीटर दूध लगता है, तब 1 किलो घी बनता है। बाजार में तो 300-300, 400-400 रुपए किलो में घी आ रहा है। तो आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि वो घी है कि क्या है। तो जब भारत में 70-80 का जब दशक था, तो तब घी बाजार में मिलता था, तो वो मिलता था जो शुद्ध था, और उससे बनी हुई चीज ही बाजार में बिकती थी। भाई जो बाजार में वस्तु होगी उसी से दुकानदार बनाता था। तो इसलिए बाजार का सामान खाने के बाद भी हम लोग बीमार नहीं पड़ते थे। ऐसी सुंदर व्यवस्था अगर किसी देश ने दी है दुनिया में तो वो मात्र भारत ने दी है। भारत में कभी भी किसी भी खाद्य पदार्थ की वस्तु में गिरावट या मिलावट का कोई प्रावधान नहीं रहा है। हमने सूत्रों का पालन किया है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि उस समय जो हम खाना खाते थे, आज वो भोजन जो है वो उसको अमीरी की निशानी माना जाता है। आप होटल पे जाएंगे, अगर तवे की रोटी आप मांगेंगे तो वो सादी रोटी से महंगी आपको मिलेगी। आप जाएंगे, यहाँ जयपुर के पास ही एक ढाबा है, वहाँ मिट्टी की हंडी की दाल मिलती है, तो वो दाल खाने के लिए लोग शहर से आते हैं मिट्टी की हंडी की, कि भाई इसका स्वाद अलग है। क्यों? तो आज अगर आप वो दाल खाते हैं तो कितनी महंगी मिलती है, और हम तो हजारों साल से उस दाल को खाते आ रहे हैं, हर गांव में खाते आ रहे हैं, गरीब से गरीब आदमी उसको खा सकता है। तो ये भारत की विशेषता है। आप इनका पालन करेंगे तो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। फिर वो आगे लिखते हैं, अभी मिट्टी की बात चल गई तो उन्होंने एक नियम लिखा है कि भोजन को बनाते समय, इसको आप ध्यान से सुनना, इस सूत्र को, वो सूत्र लिखते हैं कि भोजन को बनाते समय और पकाते समय पवन का स्पर्श, पवन माने हवा, हवा का स्पर्श
और सूर्य का प्रकाश अगर नहीं मिला तो वो भोजन मत करना, विष है। ठीक, ये सूत्र उन्होंने लिख दिया। अब इस सूत्र को आप जांचो आज के हिसाब से, वाघभट्ट जी क्या कह रहे हैं। यानी कि आप जो प्रेशर कुकर में खाना बनाते हो उसमें बाहर से तो हवा नहीं जा सकती और ना सूर्य का प्रकाश जा सकता, तो वो भोजन जो बनता है, अभी ऊपर से वो जो बर्तन है वो एल्यूमिनियम का, वो जो भोजन बनता है वो विष है, उसमें कुछ बचता ही नहीं प्रेशर कुकर में बनने वाले खाने के। तो वो जब बनता है और आप उसको बार बार खा रहे हैं तो फिर आपको जो भोजन से प्राप्त होना था, क्योंकि आप जो भोजन कर रहे हैं वो कर रहे हैं शरीर की जरूरत को जो पूरा करने के लिए। शरीर की जरूरत क्या है? शरीर की जरूरत है माइक्रोन्यूट्रेंट, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल, ये शरीर की आवश्यकता, फाइबर, ये शरीर को चाहिए और वो आपके भोजन में मिल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जब कंपनी बना रही है किसी वस्तु को तो वो बना रही है इस हिसाब से कि उसको तो बेचना है सामान। देखिए कितनी अज्ञानता, उसको सामान बेचना है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसको मालूम है इस बात पर। लखनऊ के 2 वैज्ञानिकों ने इस प्रेशर कुकर के ऊपर काम किया, लंबे समय तक 18 वर्ष तक रिसर्च किया, तो उन्होंने पाया कि जब आप प्रेशर कुकर में जो खाना बनाते हैं, दाल बनाते हैं, वो दाल पकती नहीं है। पकना अलग शब्द है, पकना जो है वो आयुर्वेद का शब्द है। पकने का अर्थ होता है कि वो भोजन जो माइक्रोन्यूट्रेंट या जो न्यूट्रेंट, जो मिनरल, जो फाइबर आपको भोजन से लेने हैं वो इस स्थिति में आ जाएं कि शरीर उसको पचा ले, तो उसको कहते हैं पकना। और प्रेशर कुकर क्या करता है कि वो अंदर उसमें प्रेशर होने के कारण और नीचे से हीट होने के कारण उनको तोड़ देता है, उबाल देता है। तो वो इस स्थिति में नहीं आए हैं कि वो शरीर पचा ले, लेकिन वो सॉफ्ट हो गए हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो पक गए हैं। आप उसको खाना खाते हो तो वो वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई इसमें मात्र 13% ही बचा है, जो आप दाल खाने या जो भी सब्जी या चावल उसमें बना रहे थे उसमें मात्र उसमें जो गुण धर्म थे उसका 13% ही शेष रह गया है प्रेशर कुकर में बनने के बाद। इसलिए जब आप उस अधूरे खाने को खाओगे तो आप बीमार होगे, क्योंकि आप जो खाना खाने से आपको जो मिलना चाहिए था वो मिल ही नहीं रहा आपको। इसलिए हमने प्रेशर कुकर नहीं बनाया, इसलिए उन्होंने सूत्र ही लिख दिया वाघभट्ट जी ने कि भोजन को बनाते समय, पकाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश अगर नहीं मिले तो वो विष है, स्लो पॉइजन का काम करता है वो। फिर बर्तन के ऊपर जो काम हुआ है वाघभट्ट जी ने लिखा है, इनका तीनों की टेस्टिंग हुई है CADRI में, पीतल के बर्तन की दाल की, मिट्टी के बर्तन की दाल की और प्रेशर कुकर या एल्यूमिनियम के बर्तन की दाल की। तो पता चला है कि जो पीतल के बर्तन में जो दाल बनी उसको जब लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया सेंट्रल रिसर्च ड्रग इंस्टीट्यूट के अंदर, तो वहां से रिपोर्ट आई कि उसके अंदर 97% पोषक तत्व उपलब्ध थे पीतल वाले बर्तन की जो दाल थी उसके अंदर, और जो प्रेशर कुकर वाली थी उसके अंदर मात्र 13%, और मिट्टी के अंदर जो दाल थी उसके अंदर 100%, 100% मिट्टी के बर्तन के जो दाल बनी है या सब्जी बनी है या चावल बना है वो उपलब्ध थी। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि हमारे पूर्वज कितने साइंटिफिक और कितने समझदार रहे होंगे कि उन्होंने उस बर्तन का चयन किया और उस बर्तन को बनाने के लिए अलग कारीगर की व्यवस्था की गई जिनको कुम्हार के नाम से हम जानते हैं। उसको पता है कि किस मिट्टी की हांडी बनेगी, किस मिट्टी से बाजरे की रोटी पकाने वाला तवा बनेगा, गेहूं की रोटी पकाने वाले तवे की अलग मिट्टी से बनाता है वो, और इसकी मक्की की रोटी जिस पे तवे पे बनती है उसको अलग मिट्टी से बनाता है। उसको उसका पूरा ज्ञान दिया गया। वो कहां से आया? शिक्षण पद्धति से आया, और फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता चला गया। ये भारत की अपनी विशेषता थी, इसलिए लंबे समय तक हम खड़े रहे बिना दवा, बिना डॉक्टर। उसके आपने अब आपको समझ में आने लगा होगा कि इन व्यवस्थाओं के कारण, इन नियमों के कारण भारत ने उन नियमों को नहीं तोड़ा, तो इस तरह की हमने रेफ्रिजरेटर नहीं बनाया, हमने एसी नहीं बनाया। रेफ्रिजरेटर बन गया तो एसी भी बन जाएगा। अभी यूरोप की क्या मजबूरी है? कल हमने बात की थी इसके ऊपर कि यूरोप में ठंड है और भयंकर ठंड है, क्योंकि वातावरण की बड़ी विशेषता होती है किसी सभ्यता को पनपने में। तो वहां तो भाई साल में -40, 50 डिग्री तापमान चला जाता है कुछ महीने, फिर कभी कभी सूरज निकलता है। तो वहां उनको देखा कि भाई कोई ऐसी टेम्परेचर तो हो जो हमारे कंट्रोल में हो, हम जीवन यापन कर सकें।
तो इसलिए फिर उन्होंने एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर बना था वहां दवा रखने के लिए। जो दवा होती है ना वो कम तापमान पे भी खराब हो जाती है, ज्यादा तापमान पे भी दवा खराब हो जाती है, जो एलोपैथिक मेडिसिन है। तो उसको रखने के लिए जो सैनिक थे उनकी सुरक्षा के लिए रेफ्रिजरेटर बना था। फिर कुछ कंपनियों को बाजार दिखा इसका, वो भारत में भी आके बेच दिया। हमारे लोग जो है ना वो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, और ये भोले भालापन हमारा जो है वो वातावरण से आया है, क्योंकि यहाँ चीजें सहज ही उपलब्ध हो गई हैं, तो हमको फिर ज्यादा चालाकी सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है। भारत के आदमी को जीवन यापन करने के लिए ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वो आसानी से अपना जीवन चला सकता है, क्योंकि ये प्राकृतिक गुण हमको मिला है। भगवान सूर्य की विशेष कृपा इस देश के ऊपर हुई है, और सूर्य की कृपा के कारण ही ये जो क्वालिटी हमारी मिट्टी में आई है ये उसी के कारण आई है, क्योंकि जहां सूर्य का प्रकाश रहता है तो वहीं जीवन आसान होता है। तो इसलिए उनकी मजबूरी है, वो उनकी मजबूरी है, और उनकी मजबूरी को हमने नकल करके स्टेटस का सिंबल बना लिया है। आज के समय में टीवी के माध्यम से वो प्रचारित हो गया, और आज हम उसको स्टेटस सिंबल मान करके फिर डॉक्टरों का और दवाइयों के कुछ चक्कर में फंसे हुए हैं। तो ये हमको अगर वापस बदलना है इसको, तो इन नियमों को हमको समझना पड़ेगा, और फिर उनको जीवन में धारण करना पड़ेगा। तो फिर वही स्थिति हो जाएगी, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। क्यों जी? आप इनको जीवन में धारण करना शुरू कर दो तो आपकी वही स्थिति हो जाएगी। फिर वो एक बात लिखते हैं, आगे का नियम वो लिखते हैं कि आप जो खाना बनाएं, जो भी भोजन बनाएं, उसको 48 मिनट के अंदर उपभोग कर लें। ऐसा सूत्र उन्होंने लिखा है। मतलब बासी खाने से वो मना कर रहे हैं। भाई रात को आपने बना के रख दिया, फिर सुबह उसको खा रहे हैं, ऐसा क्यों लिख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई 48 मिनट के बाद वो जो भोजन आपने बनाया है उसके जो गुण और धर्म है, उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं, मिनरल्स हैं, वो उनमें गिरावट आनी शुरू होती है, और 12 घंटे के बाद वो पूरा खाना जीरो हो जाता है, जिसको बोलते हैं डेड। बासी जो शब्द आया है वो वहीं से आया है, डेड हो जाता है। आप अभी क्या कर रहे हैं? हम लोग समय बचाने के चक्कर में अधिक से अधिक आटा गूंथते हैं, उसको बचा हुआ फ्रिज में रख देते हैं, सुबह फिर उसको बना देते हैं, समय बचाने के चक्कर में। प्रेशर कुकर में खाना पूछते हैं हम लोग, मेरे घर में पिछले 2011 से या तो हम पीतल के बर्तन में बनाते हैं या मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं खाना, और गैस पर ही चलाते हैं उसको। ज्यादा आधे घंटे का अंतर आता है। मान लो हमने डेली आधा घंटा बचा भी लिया खाना बनाने में, तो फिर हमारे घंटों अस्पताल के चक्कर काटने में, डॉक्टर की दवाई खाने में पैसा भी जा रहा है, समय भी ज्यादा जा रहा है। उस बचा करके समय को फिर आप उसको वहां खराब कर रहे हो जहां वो खराब करने का नहीं है। तो आप जो है उस भोजन के समय को ज्यादा मत बचाइए, मतलब कि आप उसको इन्वेस्ट करिए उस समय पर, फिर आपका जीवन में पैसा भी बचेगा और स्वस्थ भी आप होगे, ये गारंटी है। अब मिट्टी के बर्तन में जो प्रयोग हुए, राजीव भाई ने इसके ऊपर जो प्रयोग किए, वो कहते हैं कि जब हमने कुछ लोगों को मिट्टी के बर्तन के तवे पर रोटी बनाने कहा, भाई तुम खाओ और मिट्टी के बर्तन में दाल सब्जी बना करके खाओ, तो 6-7 महीने के बाद जो परिणाम आए वो ये आए कि जिनको शुगर थी वो शुगर ऑटोमेटिक कंट्रोल हो गई बिना किसी दवा के, जिनको जिनको ये घुटनों के दर्द, आर्थराइटिस की समस्या थी वो अपने आप कंट्रोल होनी शुरू हो गई, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम थी वो भी इससे कंट्रोल होनी शुरू हो गई। ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि आपके शरीर को जो चीजें चाहिए थी वो चीजें भोजन के माध्यम से ही मिलनी शुरू हो गई शरीर को। तो जब शरीर को पूरी पोषकता मिलती है तो वो फिर अपने आप को हील करने की ताकत प्रकृति ने इसको दी है कि ये खुद ही अपने आप को ठीक कर लेता है। शरीर इसी के पास वो ताकत है। आपने देखा होगा अभी बड़ा प्रचार चल रहा है कि डाइट का, DIP डाइट का बहुत प्रचार है, उसमें वो फल, सलाद, स्प्राउट इनका प्रयोग करने को बोलते हैं कि आप इनको खाइए, और जिसको शुगर है वो 7-8 दिन के बाद ठीक हो जाती है, मतलब रिवर्स हो जाती है। BP, हार्ट ब्लॉकेज, घुटनों के दर्द वगैरह क्यों इसलिए हो जाते हैं? क्योंकि फलों में पूरी पोषकता है, उनके साथ छेड़खानी आपने बनाने में कुछ नहीं करी, और जो था वो अल्कलाइन है। जैसे ही आप उनको खाओगे तो खून के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल के नाम पर जो फॉरेन मैटर जमा हुए हैं वो साफ आपकी जो किडनी है उनको फिल्टर करना शुरू करेगी, क्योंकि खून जो है किडनी से फिल्टर होके जाता है। वो आपके पेशाब के माध्यम से, आपके बलगम के माध्यम से, आपके पसीने के माध्यम से एक्सक्रीटा सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, और वो आपके शरीर से एक्स्ट्रा तत्वों को बाहर निकाल देगा,
आप स्वस्थ होना शुरू हो जाओगे। आप कुछ भी खाइए, जो मैंने आपको नियम बताए हैं आप इनका पालन करिए और आप देखेंगे, आपको चाहे शुगर हो, आपको चाहे बीपी हो, आपको चाहे घुटनों का दर्द हो, कोई भी हो, आपको गारंटीड 6, 7, 8 महीने में ठीक होना शुरू हो जाएगा और पूरा ठीक हो जाएगा, फिर वो रिवर्स नहीं होगा। एक प्रयोग राजीव भाई इस पर बताते हैं और वो उसमें आपकी जो एक बीबीसी की पत्रिका आती है उसमें भी छपा था वो पहले, कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के एक वैज्ञानिक थे, उनको रेडिएशन से एक बीमारी हो गई थी और वो बीमारी जो है दुनिया में कभी ठीक नहीं हो रही थी। उनके शरीर से गलन सी थी और रस निकलता रहता था, पानी पानी सा। तो राजीव भाई उधर गए हुए थे, किसी ने कहा कि आप इनको देख लो एक बार। तो उन्होंने देखा तो वो बोले कि भाई क्या इलाज करूं। तो वो कहते हैं फिर मैंने उनको कहा कि तुम एक काम कर लो, तुम सिर्फ ये त्रिफला खा लो, आंवला बहेड़ा हरड़, और इससे आपका, वो बोले क्या इससे ठीक हो जाएगा? तो वो बोले इससे ठीक हो जाएगा, आप इसको खाओ। तो उन्होंने खाया उसको, 7 महीने के बाद उनकी बीमारी में फर्क लगना शुरू हुआ और 1-1.5 साल में वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए। फिर वो उनका इंटरव्यू उसमें छपा था बीबीसी में। ये जो आंवले का पेड़ है, अभी ये भाई साहब बैठे थे यहाँ, बता रहे थे कि एक व्यक्ति थे, उनको बुखार था, अपने ट्रेनिंग में आए हुए हैं और वो गोलियां खा रहे थे। गोलियां खाने से बुखार नहीं उतर रहा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने आंवला खाया तो आंवला खाने से बुखार में उनको आराम मिल गया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड में वाघभट्ट जी 3 फलों के बारे में चर्चा करते हैं वो अपनी पुस्तक में। इसके ऊपर उन्होंने आंवले के ऊपर, बहेड़ा के ऊपर, हरड़ के ऊपर 120 से ज्यादा सूत्र लिखे हैं, मात्र इसी के ऊपर, कि इससे क्या क्या हो सकता है। इससे वो कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है। आंवला दुनिया में 3 दोषों को सम कर सकता है, वात, पित्त, कफ। एक ऐसी औषधि है, आपको चाहे वात का रोग हो, आपको चाहे पित्त का रोग हो, आपको चाहे कफ का रोग हो, तीनों को ठीक करने की ताकत आंवले के अंदर है। ये जो बाजार में जो च्यवनप्राश मिलता है ना, उससे 100 गुना ज्यादा बेहतर है आंवला को खाना। च्यवनप्राश में भी आंवला ही डाला जाता है, मेन इंग्रेडिएंट उसका आंवला ही है, लेकिन उसमें क्या है कि वो तेल और घी जो इस्तेमाल अब करने लगे हैं, फिर उसमें जो चीनी इस्तेमाल होने लगी है, तो च्यवनप्राश अपना महत्व खो चुका है। लेकिन आंवला अगर आप खाओगे तो आप निश्चिंत हो जाओ। आंवला, बहेड़ा, हरड़, तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आप बना लो 1, 2, 3 के अनुपात में, मतलब आंवले की मात्रा आपको 300 ग्राम रखनी है, बहेड़े की 2 भाग रखनी है 200 ग्राम और हरड़ की 100 ग्राम। ये तीनों ही फल जो हैं वो त्रिदोष नाशक हैं, तीनों दोषों का नाश करने वाले हैं। वात के लगभग 80 रोग हैं, ये जो आपके घुटनों के दर्द हैं, आपका जो डायबिटीज है, आपका जो हार्ट के रोग हैं, आपके जितने भी दर्द हैं वो वात के अंतर्गत आते हैं शरीर में। पित्त के रोग हैं जिसमें आपका एसिडिटी है, आपका अल्सर है, आपका पित्त का ज्यादा बनना है, आपको भूख कम ज्यादा लगना है, ये पित्त के अंतर्गत आता है। और कफ के जनित जो रोग हैं जिसमें आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, सर दर्द, आंखों से पानी चलना, नाक से पानी चलना, एलर्जी हो जाना, छींके बहुत आना, जिनको नजला लगा ही रहता है, तो ये त्रिफला जो है अपने आप में पूर्ण औषधि है। आप सब अपने घर में इसका प्रयोग करिए। जिसको पेट संबंधित बीमारी है, जैसे कब्ज रहता है, गैस रहती है, खट्टी डकार आती है, वो इसको रात को 1 चम्मच गर्म पानी के साथ प्रयोग करें, या दूध के साथ प्रयोग कर रहे हैं तो फिर उसके साथ थोड़ा गुड़ भी खा लें। और अगर आप इसको बीमारी को ठीक करने के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो इसको आप सुबह प्रयोग करें, खाली पेट। वो पोषकता का काम करेगा, सारी डेफिशिएंसी को आपकी दूर कर देगा और फिर धीरे धीरे आप निरोगता की ओर बढ़ जाएंगे। 3 भाग आंवला, 2 भाग बहेड़ा और 1 भाग हरड़, मतलब कि 1, 2, 3 अनुपात। हाँ, वो पंसारी से आप ले लें, कोई सी भी ले सकते हैं आप। छोटी थोड़ा तेज होती है, बड़ी हरड़ लें। हरड़ को छोटी, मतलब छोटी का अर्थ यहाँ ये है कि वो जो कच्चा फल है उसको तोड़ लेते हैं, उसको छोटी बोलते हैं। तो जो पक के अपने आप टूटता है, जब वो पूर्ण हो जाता है, तो वो हरड़ को माँ कहा गया है आयुर्वेद के अंदर। छोटे बच्चे जो है ना, उनको भी आप हरड़ घिस के दे सकते हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो जरूर हरड़ खाएं, क्योंकि आयरन का सबसे बड़ा स्रोत है हरड़। आयरन की पूर्ति करता है हरड़, और आयरन की गोलियां खाते हैं और उनसे फिर अपना बीपी बढ़ाते हैं। और गोली से आप इस बात को ध्यान रखना, गोली खा करके आप कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, मैंने पहले ही कहा, क्योंकि वो आपके शरीर के विजातीय है। लीवर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। शरीर के अंदर जो लीवर है, आजकल सबसे ज्यादा रोग लीवर के ही हैं लोगों को। मैंने अपनी चिकित्सा में जो अनुभव किया है,
तीन चीजों के रोग सबसे ज्यादा है, एक तो गुर्दों के, एक लीवर का, और एक आपको कब्जियत की समस्या है। मैं किसी को शुगर हो चाहे बीपी हो कुछ भी हो, मैं सबसे पहले उसको जो इलाज करता हूं वो लीवर का करता हूं, उसी से उसकी शुगर ठीक हो जाती है। कोई शुगर की दवा नहीं देता उसको, क्योंकि रात को हम लेट खाते हैं, है ना। अभी इस पर भी सूत्र है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। वाघभट जी लिखते हैं कि आपको भोजन का जो समय है, क्योंकि शरीर की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक चलती है सूर्य से। सूर्य का उदय होता है तो हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक एक्टिव हो जाती है। आप उसके हिसाब से अगर भोजन का खान पान रखेंगे तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो सूर्य जो है, भागवत जी लिखते हैं कि जब आप सुबह का भोजन करें तो सुबह का भोजन आप हैवी करें। हैवी मतलब इसलिए कि सूर्य का प्रकाश 9 बजे तक, वो बोलते हैं कि सूर्य निकलने के 2.5 घंटे के अंतर्गत आप अपना नाश्ता या खाना खा ले सुबह का, जो आपको पसंद है। आपको जलेबी, पराठा, जो भी हैवी से हैवी आप खाना चाहते हैं वो सुबह खा ले क्योंकि उसको समय मिलेगा पचने के लिए, पूरा समय मिलेगा, वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा शरीर के अंदर। फिर वो बोलते हैं कि दोपहर का खाना सुबह वाले से कम, और शाम का जो खाना है वो बोलते हैं कि सूर्यास्त से 48 मिनट पहले या 45 मिनट पहले हमको कर लेना चाहिए। सूर्यास्त से, जो खेत का काम करते हैं वो सूर्यास्त तक कर सकते हैं। और आजकल हमारे में प्रचलन ये हो गया है कि 9 बजे से पहले हम खाना नहीं खाते हैं। तो जो आप 9 बजे खाना खाओगे तो प्राकृतिक आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक उसके परमिशन नहीं देती, लेकिन आप उसको खा रहे हैं तो लीवर को एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ रही है। इसलिए भारत के हर दूसरे व्यक्ति का लीवर फैटी हो गया है। और शादियों में रात को खाना खाते हैं, शादियों में, तो लीवर आपका फैटी हो ही जाएगा, कोई उसको नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी पूरी दिनचर्या प्रकृति के विरुद्ध खड़ी हुई है आज के समय में। आपको अगर सुधार करना है इसमें, तभी आप इसको सुधार कर पाओगे, आप अगर प्रकृति के साथ चलोगे। तो रात को अगर आपको मान लो हफ्ते में 1 आध दिन हो गया वो अलग बात है, लेकिन आप जो अपने घर में ज्यादा समय तो घर में ही बिताते हैं हर व्यक्ति, तो ज्यादा समय जब आप इस नियम का पालन करोगे तो भी आप स्वस्थ रहोगे। बाहर आप चले गए, कोई विशेष कोई त्रुटि हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको शरीर एडजस्ट कर लेता है। लेकिन डेली एडजस्ट करने से इसलिए औसत आयु भी घट रही है, और जो जीवन जी रहे हैं तो वो बहुत घटिया और निम्न स्तर का जी रही है। स्वस्थ आप हो ही नहीं सकते इस व्यवस्था में। तो ये, और आटे के बारे में वो कहते हैं कि आटा जो है आपका 7 दिन से ज्यादा पुराना पिसा हुआ नहीं होना चाहिए। और अब जो कंपनियों का आटा आता है, आपका पैकेट वाला सामान जो आप लेते हैं, उस पे पीस के 6-6 महीने की एक्सपायरी डेट है। आप अपने घर में आटा पिसवाइए, उसको रख दीजिए, 7-8 दिन 10 दिन के बाद फिर उसमें कीड़े बनने शुरू हो जाएंगे। ये प्राकृतिक व्यवस्था है, क्योंकि उसको डिकम्पोज करना है, वो आपके लायक अब नहीं रहा। इसलिए हमारे घर में पहले हाथ से चक्की चलाती थी माताएं और ताजा बना के खाती थी। उतना बेहतरीन स्तर का क्वालिटी लाइफ भारत ने जिया है। और उससे क्या लाभ, अभी हम मानसिकता देखिए हमारे लोगों की, हम जाते हैं सुबह एसी की कार में बैठ करके पसीना बहाने के लिए जिम्नेजियम में। मैं कहता हूं अगर आप अपने घर से पैदल जिम तक का चक्कर लगा दें या साइकिल से लगा दें और वापस आ जाएं तो आपको उतने में हो जाएगा। आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, हमारा काम ही एक्सरसाइज था। आपने महिलाओं ने अगर चक्की चलाई, इस पर एक्सपेरिमेंट किए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, कि जो महिलाएं गर्भवती थी 3 महीने के बाद उनको 1-2 महीना चक्की चलाने के लिए कहा गया। उन्होंने चक्की चलाई, उनके यूट्रस की जो एक्सपेंडेबिलिटी थी, मतलब उनके जो फैलने की और सिकुड़ने की क्षमता थी, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनको नॉर्मल डिलीवरी हुई और बाद में उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। आप अगर चक्की चलाते हैं, महिलाओं को जो ज्यादा रोग होते हैं वो इससे संबंधित रहते हैं, यूट्रस से संबंधित ज्यादा, उनको कोई रोग हो ही नहीं सकता। और जो उससे वो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, आप मान लो 15 मिनट चलाइए, आपने, कोई भी चला सकता है घर में, जिनको पेट निकला हुआ है, गैस की समस्या है, कब्जियत है, आप चक्की चलाओ, आपको आटा भी मिलेगा और स्वस्थ भी आप हो जाओगे। तीन महीने नहीं ना, हाँ, क्योंकि उस समय क्या है ना, वो ज्यादा अगर एक्टिविटी यूट्रस की कर लेंगी तो फिर वो गर्भस्राव होने का खतरा रहता है। 3 महीने के बाद चला सकती हैं। 3 महीने तक तो उसको परहेज करना है, 3 महीने तक उसको ज्यादा भारी काम भी नहीं करना, आराम से रहना है।
कोई दिक्कत नहीं। अभी एक प्रचलन और चल गया है, तो ये लगभग 10 नियम हुए होंगे। आपने अगर इन 10 नियमों का पालन कर लिया अपने जीवन में तो गारंटी आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपको डॉक्टर का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। फिर मैंने एक नियम इसमें त्रिफला का बता दिया। त्रिफला आप सबके घर में होना चाहिए, आप उसको प्रयोग करें, 3 महीने प्रयोग करें, फिर छोड़ दें 2-3 महीने के लिए, क्योंकि फिर वो भोजन बन जाएगा। और जब कोई चीज़ भोजन बन जाती है तो फिर शरीर को वो औषधीय महत्ता खो देती है अपनी। 3 महीने तक ही प्रयोग करना है आपको। तो इनका नियमों का अगर आप पालन कर लेंगे तो आप गारंटीड स्वस्थ हो जाएंगे। और जो आपको बचना है, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना है, हमने ये अपना प्रैक्टिकल किया है अपने जीवन में कि जो बच्चों को जो टीकाकरण होता है, जन्म से जो टीके लगने शुरू हो जाते हैं उनको, वो बच्चे को अगर आप ना लगवाएं तो बच्चा स्वस्थ रहता है, उसको कोई बीमारी नहीं आती है। ये मेरा अपना अनुभव है। मैंने पर्सनल 8-10 बच्चों के ऊपर काम किया है। अभी मेरे एक साले हैं, उसको बेटा उत्पन्न हुआ है, तो उसको मैंने बोल दिया था कि वो डॉक्टर बोलेगा उसको मना कर देना, भाई कोई टीका हमको नहीं लगवाना है। फिर वो बोला कि लगवाना पड़ेगा, मजबूरी है, बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा। मगर वो तब देखेंगे, 5 साल के बाद जब उसका एडमिशन होगा तब उसको हम तब देखेंगे। अभी हमको फिर उसको जो टीके लगते हैं ना बच्चे को, वो टीकाकरण क्या है, देखो यूरोप की जो दिनचर्या है, वहाँ ठंड, भयंकर ठंड, तो वहाँ ऐसे बहुत से चांसेस हैं कि वायरल इन्फेक्शन हो जाए। भाई जहाँ सूर्य का प्रकाश अगर नहीं होगा तो वहाँ वायरल डिजीज होंगी। वायरल मतलब वायरस से। आप नमी वाले स्थान में रहोगे तो आपने देखा होगा वहाँ तरह तरह के बैक्टीरिया पनप जाते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ सूर्य का भरपूर प्रकाश है, तो यहाँ वायरल डिजीज नहीं होती है, वायरल इन्फेक्शन यहाँ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सूर्य की किरणों में कोई भी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस नहीं जिंदा रहता है। उसको पनपने के लिए विशेष तापमान चाहिए। तो अब उन्होंने अपनी इम्यूनिटी के लिए 1960 के लगभग ये टीकाकरण का प्रयोग किया और उसको बनाया, तो वहां लगाते हैं अपने बच्चों को। अब चूंकि हमारे यहाँ इतनी अकल नहीं है, एमबीबीएस का जो सिलेबस है वो यूरोप में डिजाइन हुआ है, उनकी आबो हवा के हिसाब से डिजाइन हुआ है, वही उनको पढ़ाया जाता है, तो वो यहाँ भी ठोक रहे हैं WHO के कारण कि कंपलसरी कर दो। सरकार समझौते कर लेती है, भाई कंपनियों को पैसा कमाना है। मैंने कहा ना, बाजारवाद जब आ जाएगा तो वो पैसे कमाने हैं, उसको फ्री की चीज है। केमिकल से जो दवाई बनती है ना, जिनको आपको 10-10 हजार रुपए का इंजेक्शन और फलाना कह के बेच देते हैं, उनकी एक्चुअल वैल्यू कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो केमिकल से बनी है और केमिकल सबसे सस्ते आते हैं। अगर कोई केमिकल इंडस्ट्री में काम करता हो, ये थोक के भाव मिलते हैं केमिकल जिनसे दवाई वगैरह बनती है, इसलिए वो आपके शरीर को नुकसान करती है। तो वो बच्चों को लगाते हैं हमारे यहाँ भी। तो बच्चे को जैसे ही BCG का टीका लगता है पैदा होते ही, उसके 2 नुकसान है। एक तो जो बच्चा अपनी माँ का जो गर्भ होता है, वो जो थैली है जिसमें वो गर्भ नाल से जुड़ा हुआ है, उससे वो बाहर निकलता है, तो वो उसका वातावरण अलग होता है और बाहर का वातावरण अलग होता है। तो वो उसमें एडजस्ट कर रहा होता है, उस समय उसको एडजस्ट करना है उस वातावरण में। जैसे ही कोई नोकीली सुई अनजाने में अगर आपको ठोक दी जाए तो एकदम से आप कैसे करोगे? एकदम से झटका लगता है कि नहीं लगता है? तो उस बच्चे को एकदम इतना खतरनाक झटका लगता है कि वो वहीं से ट्रॉमा उसका शुरू हो जाता है। पैदा होते ही यार, जिसने उसको वातावरण का पता नहीं, प्रभाव उसको पता नहीं, त्वचा के उसको सेंसेस अभी नहीं है, अभी उसने माँ का दूध भी नहीं पिया है, उसको तुरंत BCG का टीका लगाते हैं, इतनी वो लंबी सुई ठोकते हैं तो उसको इतना बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद आप नोट करना, तुरंत बुखार आ जाता है बच्चे को। जिन बच्चों को वो टीका नहीं लगेगा उनको बुखार नहीं आएगा, क्योंकि प्रकृति ने उसको व्यवस्था दी है। आपकी बॉडी को, आपको इम्यूनिटी सिस्टम इसीलिए दिया है कि आप प्रतिरक्षा तंत्र से अपनी रक्षा कर सको। मैंने देखा है कि जिनको टीका नहीं लगता उनको कोई दिक्कत नहीं होती। मेरा जो बेटा था उसको हमने नहीं लगवाया, अभी 2 साल का होने को है। उसको जब वो 3 महीने का हो गया तो सर्दी का समय था उस समय, और नहलाते समय टाइम ज्यादा लग गया तो उसको ठंड लगी, तब उसको बुखार हुआ। वो भी फिर हमने उसको गिलोय वगैरह दे करके उसी से इलाज करता हूं मैं, गिलोय से, या घर में जो जड़ी बूटी है। सर्दी खांसी जुकाम हो गया तो अदरक, तुलसी, काले मिर्च और शहद में मिला के दे दो, इसका रस, उससे ठीक हो जाता है। और 2-3 दिन तो लगते ही हैं। कोई भी बुखार आपको हो जाए 3 दिन से पहले वो ठीक नहीं हो सकता, और होना भी नहीं चाहिए। बुखार के बारे में आप एक बात जान लीजिए, बुखार अपने आप में कोई रोग नहीं है। बुखार क्या है कि जैसे ही आपके शरीर में
कोई ऐसे फॉरेन मैटर हावी हो जाते हैं तो शरीर उन बैक्टीरियाज को मारने के लिए अपने तापमान को बढ़ा लेता है, 37 डिग्री से ज़्यादा कर लेता है शरीर। क्योंकि 37 डिग्री से तापमान जैसे ही ज़्यादा जाएगा तो कोई भी फॉरेन मैटर, विजातीय तत्व या ऐसा बैक्टीरिया, फंगस या वायरस जो है वो जिंदा नहीं रह सकता। तो वो तो उसने अपनी प्रक्रिया करी, वैज्ञानिक काम कर रहा है शरीर। आपने टेम्परेचर लोअरिंग पैरासीटामोल के नाम से जो बिकती है वो आपने लेकर के क्या काम किया, आपने वो टेम्परेचर को कम किया, तापमान को कम किया। बुखार की दवा नहीं है वो, तापमान बढ़े, क्योंकि तापमान आपके बॉडी का बढ़ गया तो दूसरे अंगों को भी उससे दिक्कत है। उसमें चाहिए तो आपको कि आप आराम करें, लेकिन आपकी दिनचर्या को ऐसा बना दिया गया है कि आपके पास आराम के लिए समय है ही नहीं। आपको मुझे तो भाई ड्यूटी पे जाना है, मुझे काम करने जाना है, तो आप फिर सोचते हो कि मैं पैरासीटामोल लेके, जैसे ही पैरासीटामोल लोगे तापमान आपका कम हो जाएगा। जो इम्यूनिटी काम कर रही थी उस वायरस को मारने के लिए या उन बैक्टीरियाज को खत्म करने के लिए, उसका काम रुक जाएगा। और काम रुकते ही फिर वो क्या करते हैं, एक दवा और देते हैं इसके साथ, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का अर्थ है जो उसके जीवन को समाप्त कर दे। एंटी मतलब विरुद्ध, बायोटिक मतलब जीवन। किसका? जो वो वायरस है, बैक्टीरिया है। अब चूंकि वो दवा केमिकल से बनी हुई है तो वो आपके अच्छे बैक्टीरियाज को भी मारेगी। आपको अगर पता हो तो ह्यूमन बॉडी वो 98% बैक्टीरियाज और फंगस और वायरस इससे बना हुआ है। आपका शरीर इससे बना हुआ है, तो वो आपके अच्छे बैक्टीरियाज को भी मारेगी। जो भी एंटीबायोटिक लेता है उसको 7 दिन लगते हैं फिर, क्योंकि आपका अच्छा भी मरा, बुरा भी मरा, फिर दोबारा से जनरेट करने में समय लगता है शरीर को। तो ये इसके पीछे की कहानी है। तो आपको अगर बुखार हो जाए तो आप गिलोय, अदरक और तुलसी इसका पालन करें। 3 दिन आपको लगेंगे। पहले दिन तापमान कम नहीं होगा इसमें, क्यों? क्योंकि वो आपके जो अच्छे सेल्स हैं उनको एनर्जी दे देगा, वो उससे युद्ध कर पाएंगे। फिर अगले दिन आपको लगेगा कि हाँ राहत है। तीसरे दिन आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। कुछ कुछ को जिनको कब्ज है तो फिर वो कब्ज तोड़ना पड़ेगा। बुखार में कब्ज अगर है तो कब्ज की दवा लेनी पड़ेगी। ऐसे ही डॉक्टर करता है, आप कहोगे सब मुझे को तो निगलने में दिक्कत है, तो फिर वो उसकी भी दवा लगा देता है कि नहीं? आप उसको लक्षण बताओगे, फिर मेरे सर में भी दर्द है, वो उसकी दवा भी ऐड कर देगा। फिर आप कहोगे जी मेरे को तो स्टूल भी पास नहीं हो रहा है, वो उसकी भी दवा लगा देगा। तो ये चिकित्सा चलती है। तो आप इन दिनचर्या का पालन करिए, फिर स्मूथली जीवन को जीजिए। तो ये अभी आप प्रश्न जो हैं इनको ले लेते हैं। इसमें अगर कुछ आपको पूछना हो तो इसमें आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों का विशेष ख्याल रखिए। हमारी आने वाली, अभी आप एक, मैंने इस पे पूरा अनुभव लिया है मैंने, कि हमारे दादाजी भी और दादी वाली जो पीढ़ी है वो इसी भोजन को खाती है जिसमें यूरिया भी है, डीएपी भी है, पेस्टिसाइड्स भी है, वो चाय भी पीती है, सब चीजें करती है, लेकिन वो बीमार नहीं पड़ती है। और हम जो है हम रेगुलर अंतराल पर बीमार पड़ते हैं। तो फिर जब हमने इसमें रिसर्च पेपर निकाले और प्रयास करना शुरू करा तो फिर मैंने इसमें ऑब्जर्वेशन ये की कि उनको एक भी टीका नहीं लगा है, एक भी टीका उनको नहीं लगा है। हमारे दादा वाली या दादी वाली पीढ़ी को 2-3 टीके हमारे पिताजी वाली पीढ़ी को लगे हैं, और फिर जो हमारे वाली पीढ़ी है इसको कुछ लगे हैं, और अब आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको पूरा एलोपैथी के लिए तैयार कर दिया गया है। जिनको टीकाकरण हो जाता है ना उसको ये जो आयुर्वेदिक दवा है वो भी कम असर करती है, क्योंकि ये टीकाकरण आपके डीएनए को भी चेंज कर रहा है। यही खेल ये सारी वैक्सीन के साथ है। आप वैक्सीन से बिल्कुल बचिएगा। अभी महिलाओं के लिए एक अभियान शुरू कर दिया है सरकार ने, एचपीवी वैक्सीन का, कि आपको सर्विकल कैंसर ना हो उसके लिए। वो बल्कि इसलिए नहीं है कि सर्विकल कैंसर हो, वो इसके लिए है कि आप भविष्य में गर्भधारण ना कर सके। इसके लिए आप उसको भी मत लगवाइएगा, क्योंकि आपको इम्यूनिटी दी है परमात्मा ने। आप दिनचर्या का पालन कीजिए, मस्त जीवन जीजिए, आपको कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है जीवेम शरदय शतम, आप 100 वर्ष की आयु जिएंगे ही जिएंगे। ये आप प्रत्यक्ष उदाहरण देख रहे हैं समाज के अंदर। तो ये अंतर है हमारे आने वाली पीढ़ी में और पिछली पीढ़ी में। इसलिए वो स्वस्थ रहते थे, कुछ गड़बड़ भी खा लिया तब भी उनको कुछ नहीं होता था, इतनी इम्यूनिटी शरीर के अंदर है।
सवाल अगर कोई पूछना चाहे तो इस विषय पर पूछ सकते हैं। इसके बाद फिर हम थोड़ा सा आराम लेंगे, फिर अगला सत्र शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कर दे भाई। हाँ जी, हाँ जी। जो गिलोय, तुलसी और अदरक